हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। रिटेल पेमेंट के लिए अभी हाल ही में आरबीआई ने एक नया ड्राफ्ट पब्लिश किया है। तो चलिए आज जानते हैं क्या है ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, इसके बारे में ये क्यों लाया जा रहा है, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए चर्चा में क्यों है ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी हाल ही में रिटेल मार्केट के लिए, मतलब आरबीआई ने 500 करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ खुदरा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। मतलब जो रिटेल मार्केट है उसके लिए एक न्यू पेमेंट सिस्टम लाने के लिए ये ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए क्या है ये। तो पैन इंडिया लिमिटेड ने नए पेमेंट सिस्टम के लिए ये एंटिटी को लाया है। कौन कौन इंटरेस्टेड है इसमें? तो इंटरेस्टेड की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, पेटीएम है, एनएससी है, बीएससी है। ठीक है, एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां इसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं और ये क्यों लाया गया है इसके बारे में हम ये आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेनली आरबीआई का फोकस है कि जो रिस्क अभी भी है थोड़े बहुत ऑनलाइन पेमेंट्स और इन सब में, उसको भी और कम कर पाना, कि कितना ज़्यादा सेफेस्ट मोड हो जाए ऑनलाइन पेमेंट का। ठीक है, उसके लिए इन्होंने ये किया हुआ है। चलिए देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं इस न्यू नेशनल अम्ब्रेला एंटिटी के। ठीक है, तो रिटेल सिस्टम के लिए, खुदरा बाजार के लिए नई भुगतान प्रणालियों की स्थापना और प्रबंधन संचालन करेगी। जो एनयूई है ये क्या करेगी? जो नई भुगतान प्रणालियों की स्थापना करेगी, उसका प्रबंधन और संचालन करेगी। ठीक है, ऐसी इकाई कंपनी 2013 कौन से अधिनियम के तहत इसको लगाया जाएगा? 2013 के अधिनियम के तहत। ठीक है, अभी क्या क्या इसके अंदर क्या क्या समाहित किया जाएगा? तो इसमें आएगा एटीएम, वाइट लेबल पीओएस, आधार आधारित भुगतान मतलब एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर प्रेषण सेवाएं, भुगतान विधियां, मानकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करना संबंधित मुद्दों पर निगरानी रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी समस्याओं को ध्यान में, मतलब पेमेंट के जितने मोड हो सकते हैं, जितने मोड ऑफ पेमेंट हम लोग जानते हैं, उन सारे पेमेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना या कुछ नए पेमेंट्स मोड को डेवलप करना, यही इसका मेन वो रहेगा। ठीक है, तो आरबीआई के निदेशक की नियुक्ति की, आरबीआई ने निदेशकों की नियुक्ति की मंजूरी देने का अधिकार के साथ ही एनयूई के बोर्ड में एक सदस्य को नामित करने का अधिकार बरकरार रखा है। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि सदस्यों को नामित तो किया जाएगा, लेकिन इसका जो एक अध्यक्ष होगा वो आरबीआई ही नामित करेगी, मतलब आरबीआई की तरफ से ही अध्यक्ष इसका रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एनयूई के जो बोर्ड में नियुक्त किए जाएंगे व्यक्ति, वो उनके लिए कुछ मानदंड, कुछ सीधी सी बात है, क्राइटेरिया रखा जाता है। किसी भी इंसान को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके ऊपर एक क्राइटेरिया रखा जाता है, कम से कम उस फील्ड में इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, तो वो चीज़ें रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए उस बंदे को, उस इंसान को, जिसे इस ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, अब कार्य क्या करेगी ये इकाई, जो एनयूई बन रही है, यूनिट जो बनाई जा रही है, वो क्या काम करेगी? तो ये जो क्लियरिंग है, फिर निपटान प्रणाली है, उस पर थोड़ा काम करेगी। मतलब जैसे कि जो भी काम हो रहा है, पेमेंट सिस्टम हो रहा है, कभी कभी क्या अटक जाता है या लेट होता है, तो उसकी जो प्रॉपर टाइमिंग पे क्लियरिंग हो सके, फटाफट काम हो सके, उस पर काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा निपटान, ऋण, तरलता, परिचालन जैसे जो जोखिमों की पहचान और प्रबंधन, ये यही कराएगी। ठीक है, और उसकी यूनिटी को, अखंडता को बनाए रखने की और खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास की निगरानी करेगी कि रिटेल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके अलावा जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं या जो भी डेबिट्स दिए जा रहे हैं या जो लिक्विडिटी है फंड्स की, इन सबको प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके और मैक्सिमम जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। और जो रिस्क है वो पब्लिक को सीरियसली पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करे उसे रिस्क पता होना चाहिए कि क्या रिस्क हैं, क्या नहीं है, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी बातें पब्लिक को पता होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में जागरूकता लाई जा सके, उसके लिए इसका
इस अम्ब्रेला एंटिटी का चयन किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो फ्रॉड हो रहे हैं, आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, लोग ऑनलाइन पेमेंट के नाम पे कितने लोगों को ठगी हो रही है, उसको रोका जा सके। ठीक है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रिटेल पेमेंट्स हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर्ड सिस्टम को डेवलपमेंट कर सके और जो हमारी इकोनॉमी है उसके अनुरूप हो, हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चीज़ें हों। ठीक है, उसके प्रतिकूल काम ना हो, क्योंकि जिस तरीके से फ्रॉड्स हो रहे हैं तो लोगों का विश्वास एक तरीके से धीरे धीरे डगमगा जाता है। ठीक है, तो उस विश्वास को बनाए रखना है कि लोग करें, ऑनलाइन पेमेंट्स करें। ठीक है, तो उस पर काम करना है। तो क्या करना है इनको, बिल्डिंग लैंडस्केप, मतलब एक ऐसा मॉडल तैयार करना है कि जो हर एक छोटे से छोटे इंसान को, एक आम इंसान तक को पता चल सके कि क्या है और कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी एंटिटीज़ का चयन यहाँ पे किया जाएगा जो एक्सपीरियंस हो, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस तो ऑपरेशंस में उनके पास होना चाहिए। ये ऑनलाइन पेमेंट्स के मोड में उन्होंने कम से कम 3 साल अपना कोई ना कोई फॉर्मेट चलाया हो। ठीक है, इसके अलावा ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, फॉर प्रॉफिट का मतलब है कि सेक्शन 8 में जो कंपनीज रखी जाती हैं वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं, और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, जैसे एनपीसीआई। एनपीसीआई के बारे में हम लेक्चर के लास्ट में बात करेंगे कि क्या है एनपीसीआई। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल दिखाया जाए कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट मोड पे काम किया जा रहा है तो वो एनपीसीआई ही उस पर काम कर रही है। ठीक है, और क्या होना चाहिए इस कंपनी को, इस कंपनी का नेटवर्थ जो होना चाहिए कम से कम 300 करोड़। ठीक है, 300 करोड़ हमेशा, मतलब कम से कम 300 करोड़ का नेटवर्थ इसका होना चाहिए। ठीक है, जो प्रपोज एंटिटी होगी उसका जो डायरेक्टर होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, आरबीआई। ठीक है, और वही मैंने बताया कि ये नए मेथड्स को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, तो आरबीआई ने कुछ शर्तें रखी हुई हैं इस एंटिटी के चयन के लिए, मतलब इस इकाई के चयन के लिए कुछ शर्तें इन्होंने रखी हुई हैं। तो क्या शर्तें हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। तो एक विस्तृत व्यवसाय योजना होनी चाहिए, जो भी एनयूयू की स्थापना होगी उसमें एक विस्तृत व्यवसाय की योजना होनी चाहिए जिसमें भुगतान प्रणाली को शामिल करने का प्रस्ताव रखा जाएगा, और भुगतान दस्तावेज पारिस्थितिकी तंत्र में अपने अनुभव को विधिवत स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ संचालित हों। मतलब जो दूसरे दस्तावेज होंगे या इससे रिलेटेड दस्तावेज होंगे वो सारे साथ में संचालित किए जाएंगे। ठीक है, और ये एक अम्ब्रेला इकाई के रूप में जिम्मेदारी को पूरा करने में के संदर्भ में एक प्रस्तावित संगठनात्मक रणनीति का व्यवसाय में योजना दी जानी चाहिए। अम्ब्रेला एंटिटी क्या होती है, मतलब अम्ब्रेला इकाई के बारे में अगर हम बात करें तो अम्ब्रेला इकाई क्या होती है। बेसिकली अम्ब्रेला इकाई वो है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने किसी क्लाइंट के लिए काम किया। ठीक है, तो वो क्लाइंट क्या करेगा, वो क्लाइंट पेमेंट करेगा उस अम्ब्रेला एंटिटी को। ठीक है, और वो अम्ब्रेला एंटिटी हमको पेमेंट करेगी, क्योंकि हम जो जुड़ेंगे उस क्लाइंट से, तो जो इंटरमीडिएट का काम करेगा वो अम्ब्रेला एंटिटी होती है। अम्ब्रेला एंटिटी बेसिकली एक इंटरमीडिएट का काम करती है। ठीक है, तो अम्ब्रेला एंटिटी यही है कि वो इंटरमीडिएट की तरह काम करेगी हमारे और क्लाइंट के बीच में। ठीक है, आरबीआई की अगर बात करें तो उन्होंने एक प्रवर्तक या प्रतिवर्तक, ठीक है, एक प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह को इकाई की पूंजी में 40% से अधिक निवेश की अनुमति नहीं है। मतलब कोई भी जो समूह बनेगा उसका जो निवेश होगा वो 40% तक ही होगा, उससे ऊपर वो निवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी जो 60% निवेश होगा वो आरबीआई का ही होगा। ठीक है, जो प्रतिवर्तकों की संस्था के स्थापना के लिए आवेदन करते समय कम से कम 10% यानी कि 50 करोड़ का पूंजी का योगदान करना चाहिए। ठीक है, और जो भी इसमें जो भी जिसका भी सिलेक्शन होगा इस प्रतिवर्तक के रूप में, इस इकाई के रूप में, वो कम से कम 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सके पहली बार में। ठीक है, जो कि सिर्फ 10% होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट 500 करोड़ रखी गई है। ठीक है, इसके बाद जो व्यवसाय शुरू हो जाएगा उसके 5 साल के बाद प्रमोटर या प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी जो होगी वो 25% तक कम होनी चाहिए। मतलब जितनी हिस्सेदारी है उससे 25% और कम हो जानी चाहिए। ठीक है, 25% कम होने का मतलब क्या है कि जो 500 का अमाउंट उसे इतना बड़ा कर दिया जाए कि उनका जो हिस्सेदारी है वो 25% तक ही रह जाए, तो अमाउंट बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो भी कंपनी, मैंने पहले बताया कि उसकी नेटवर्थ कम से कम 300 करोड़ होनी चाहिए। नेटवर्थ का मतलब क्या है कि जो टर्नओवर होना चाहिए उनका, पूरे सालाना टर्नओवर होना चाहिए वो कम से कम 300 करोड़ का होना ही चाहिए। पूरे साल में कम से कम उनका इनटेक और एक्सटेक जो भी हो वो 300 करोड़ तक हो ही जाना चाहिए। ठीक है, अब ये कौन कौन सी पेमेंट सिस्टम पे काम करेगा। पहला है
पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर पीएसओ जो होते हैं, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर की बात करें, या भुगतान सेवा प्रदाता पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पीएसपी की बात हो जाएगी। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिक सर्विसेज प्रोवाइडर है टीएसपी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी तंत्र में 3 वर्ष के अनुभव हो, इस तंत्र में जिसको भी मतलब इन तीनों तंत्र में जिसको 3 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है, वो प्रमोटर के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। और शेयर आधारित पैटर्न में विविधता होनी चाहिए तथा एनयू के भुगतान के लिए पूंजी का 20% से अधिक रखने वाली किसी भी इकाई को प्रतिवर्तक माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की राह, मतलब आगे क्या किया जाएगा, तो खुदरा भुगतान प्रणाली से संबंधित जितने भी मतलब रिटेल जो हम लोग पेमेंट करते हैं, रिटेल पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटने के लिए बेहतर रणनीतियाँ आएंगी, ठीक है। और उनकी आवश्यकता भी है, जितनी ज़्यादा अच्छी रणनीतियाँ होंगी उतने ज़्यादा डेवलपमेंट होगा हमारे यहाँ का, ठीक है। इसके अलावा जो नई नीतियाँ हैं और वर्तमान जो नीतियाँ चल रही हैं, इनका जो सफल क्रियान्वयन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नीतियाँ बहुत अच्छी नीतियाँ हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जितनी भी नीतियां हैं वर्तमान में उनका क्रियान्वयन और जो नई नीतियां आए उनका भी प्रॉपरली क्रियान्वयन होना चाहिए, वरना नई नीतियों के निर्माण की कोई फायदा ही नहीं है। अगर उन नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाए तो उनके निर्माण का मतलब ही क्या है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है, तो एनपीसीआई वो अथॉरिटी है जो इससे पहले अभी तक मतलब एनयू की स्थापना जब होगी तब होगी, लेकिन अभी जो इस पे काम कर रहा है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पे, तो वो यही एंटिटी है, ठीक है। एनपीसीआई ही काम कर रही है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किसका इनिशिएटिव है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और ये 2008 दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया था। ये इसके जो कोर प्रमोटर्स की बात करें तो इस एंटिटी के जो कोर प्रमोटर्स हैं वो है स्टेट बैंक, पीएनबी, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी, एचडीएफसी, सिटी बैंक और एचएसबीसी। ये इसके कोर प्रमोटर्स हैं जो इसके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस बोर्ड का चेयरमैन कौन है, श्री एनआर नारायण मूर्ति, ठीक है। नारायण मूर्ति इस बोर्ड के चेयरमैन हैं और जो आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसके बोर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये किस पे का काम करता है, तो ये एटीएम्स जो भी लगे हैं उसके लिए काम करता है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस एनएसीएच पे काम करेगा। सीटीएस चेक क्लियरिंग, मतलब जो भी चेक्स की क्लियरिंग हो रही है उस पर भी कुछ काम करेगा। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आईएमपीएस हम लोग करते हैं उस पर काम करता है। रुपे कार्ड का जो फॉर्मेशन, रुपे कार्ड जो काम कर रहा है वो एनपीसीआई के अंदर ही आता है। इसके अलावा एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये क्या है, जो हम लोग आप लोग देखते होंगे आजकल हम लोग जाते हैं दुकान पे, अंगूठा लगाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, आधार की मदद से। तो ये क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ये भी एनपीसीआई के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो हम लोग ऑनलाइन बिल पेमेंट कर रहे हैं बीबीपीएस के थ्रू, वो है। यूपीआई से तो हाँ आप सब परिचित हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है कि हम लोग डायरेक्ट पैसा किसी की एक स्पेसिफिक आईडी पे सीधा हम पैसा भेज सकते हैं यूपीआई की मदद से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कर रहा है वो एनपीसीआई के सिस्टम में, एनपीसीआई ही इसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर एनयू की स्थापना हो जाती है तो वो इनमें कुछ डेवलपमेंट भी करेगा और कुछ नई भी एंटिटीज़ ले आएगा, यही एनयू की मेन वो रहेगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी हम हर जगह अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर।